हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 26। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल है, जिसमें आपका इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण भी है। तो दोस्तों, आपको जहां से भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, भूगोल विषय के शिक्षण में व्याख्यान विधि के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें व्याख्यान विधि के विषय में देखना है। ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं अलग अलग विषयों के शिक्षण के लिए। तो चूँकि काफ़ी समय लॉस हो चुका है, बहुत ही कम समय बचा है, तो जिसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रत्येक विषय के जो भी शिक्षण सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ा सकें। तो इसके लिए समय अभाव की वजह से इसके लिए जो भी छात्र कमेंट करते हैं वो शायद संभव नहीं हो पाएगा कि हम आपको पूरी डिटेल में प्रत्येक विषय के शिक्षण के विषय में बता पाएँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। जितना संभव हो पा रहा हम ज़रूर कर रहे हैं। हम आपके लिए जितना भी समय निकाल पाते हैं ज़रूर आपके लिए वो सारे वीडियोज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों का लाभ हो सके। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है इसमें व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से व्याख्यान विधि का प्रयोग होता चला आ रहा है। माध्यमिक कक्षाओं के स्तर पर जहां बालकों में तर्क, चिंतन, कल्पना एवं निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है, इसी विधि को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, ऐसा नहीं है जो ये व्याख्यान विधि है ये बहुत नई विधि है, ये बहुत ही प्राचीन विधि है। ये विधि बहुत पहले से गुरुओं के माध्यम से अपने छात्रों के लिए प्रयोग की जा रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें माध्यमिक कक्षा स्तर की, तो यहाँ पर जहाँ पर बालकों में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है, एक तरह से उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं निर्णय शक्ति भी विकसित हो जाती है, जहाँ पर वो स्वयं डिसीजन लेना सीख जाते हैं। तो ये जो व्याख्यान विधि है ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्तर के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। यहाँ पे आगे हम देखें, इस विधि में शिक्षक विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके छात्रों के सम्मुख शाब्दिक चित्र खींचता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस विधि में, तो शिक्षक विषय सामग्री के संपूर्ण तथ्य को एक तरह से क्रमबद्ध रूप से रख करके इस तरह से यहाँ पर व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षक स्टेप बाय स्टेप अपने छात्रों को बताता है, समझाता है, जिससे कि उन्हें चीज़ों को अच्छी तरह से अधिगम हो जाए। और यहाँ पर आगे हम देखें, शिक्षक कठिन बातों की व्याख्या करता चलता है और साथ ही यहाँ पर जो भी कठिन चीज़ें रहती हैं उसको शिक्षक और अच्छे से एक्सप्लेन करते चलता है व्याख्यान विधि के माध्यम से, और इसीलिए इसे व्याख्यान विधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो विधि है व्याख्यान विधि इसीलिए कही जाती है क्योंकि शिक्षक जो भी अपने छात्रों को अधिगम कराना चाहता है उसके विषय में वो डिटेल उन्हें नॉलेज देने की कोशिश करता है, और जहाँ भी छात्रों को कठिनाई होती है वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपने छात्रों को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखें, व्याख्यान विधि की उपयोगिता के विषय में विनिंग ने कहा है कि, तो दोस्तों, ये जो आपका विनिंग एंड विनिंग का स्टेटमेंट है ये आप याद कर लीजिएगा व्याख्यान विधि में, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होता है ये आपके उत्तर को और ज़्यादा आकर्षित बनाता है। यहाँ पर देखिए, यही एकमात्र व्यवहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और इसका वर्तमान समय में विस्तृत रूप से प्रयोग होने का निस्संदेह मुख्य कारण यही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो ये व्याख्यान विधि एक तरह से ये व्यवहारिक विधि है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक अपने छात्रों के लिए वो सारे तर्क प्रस्तुत करता है व्याख्या के माध्यम से, जिससे कि वो उन्हें कनेक्ट कर पाए अपने विषय वस्तु से, और साथ ही यहाँ पर शिक्षक छात्रों की जो भी
मातृभाषा है उसमें शिक्षण देने के साथ साथ उसमें व्याख्या के माध्यम से एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वो कनेक्ट हो और अधिगम करें। तो यहाँ पर हम बात करें अगर वर्तमान समय में, तो विस्तृत रूप से ये प्रयोग में लाई जाती है ये विधि, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक तरह से यही कारण भी है क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें छात्रों को समझ में नहीं आती है उसको शिक्षक व्याख्यान विधि के माध्यम से समझाने का प्रयत्न भी करता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ये यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों, ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ये चीज़ आप रफ कॉपी में ये स्टेटमेंट इनका याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए तो इसमें ये जो स्टेटमेंट रहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपके कॉपी को और ही ज़्यादा खास बना देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका व्याख्यान विधि की विशेषताएं। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि की विशेषताएं। इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पाठ्य वस्तु में पूर्णता लाई जाती है जिसका छात्रों के जीवन में महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी पाठ्य वस्तु है उसमें पूर्णता लाई जाती है और जिसका छात्रों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नंबर 2 पर हम देखें छात्रों को शिक्षक प्रेरणा भी देता है। व्याख्यान के महत्व पक्ष को वह आरंभ में ही प्रस्तुत कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें छात्रों में शिक्षक प्रेरणा भी देता है कि किस तरह से व्याख्यान के महत्व, जो भी व्याख्यान के महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको किस तरह से आरंभ करे, किस तरह से उसे प्रस्तुत करे। तो एक तरह से यहाँ पर किसी भी विषय वस्तु के विषय में शिक्षक अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। नंबर 3 पर हम देखें जिस विषय वस्तु के अध्ययन तथा समझने में छात्र कठिनाई का अनुभव करते हैं उसका इस विधि द्वारा भलीभांति स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके पहले हमने ये सारी बातें डिस्कशन की थी कि कहीं ना कहीं इसमें जो विशेषता होती है यही होती है कि जहाँ पर किसी भी विषय में जहाँ पर छात्रों को कठिनाई होती है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम कराने का प्रयत्न करता है और एक तरह से उन्हें भली प्रकार स्पष्टीकरण देता है कि क्या कैसे हुआ उसके विषय में पूरी जानकारी देता है। अब हम देखें यहाँ पर 3 पॉइंट आपका हो चुका है। नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें तो इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु का अन्य विषयों से संबंध स्थापित भी करता है जिससे समय की बचत और ज्ञान व्यापक रूप से दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें चूँकि शिक्षक व्याख्यान विधि के माध्यम से ही अन्य विषयों के साथ उसका क्या संबंध है, जो भी विषय वस्तु शिक्षक पढ़ा रहा है, जो भी विषय है, चूँकि अगर हम बात करें भूगोल की तो भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध में अगर हम बात करें भूगोल का इतिहास के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों भूगोल जो आज वर्तमान है वो फ्यूचर में पास्ट हो जाएगा। तो एक तरह से भूगोल आज का जो भौगोलिक स्थिति है, आज की जो भौगोलिक घटनाएं हैं वही कल के लिए इतिहास बन जाएंगी। तो ये क्या है, इतिहास जो है भूगोल के साथ इतिहास का सहसंबंध हो गया। तो ठीक ऐसे ही व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षक के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध के विषय में भी बताता है। और नंबर 5 पर हम देखें इस विधि में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, विषय की गहनता एवं व्यापकता का सुगमता से प्रस्तुत भी किया जाता है। तो जो भी विषय है उसको बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से और गहन यानी कि गहराई से उसको डिटेल से बताने का प्रयत्न किया जाता है और आसान तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि छात्रों को समझ में आए। एक तरह से व्याख्या के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से शिक्षक अपने छात्रों के सम्मुख ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करता है, ये इसकी विशेषता होती है। नंबर 6 पर हम देखें अधिकतम छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि व्याख्यान विधि के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यही रीजन है कि देखेंगे आप एक तरह से अगर सेमिनार वगैरह होता तो उसमें भी तो लोग जो भी बड़े बड़े बाहर से अतिथि लोग आते हैं वो व्याख्यान विधि से ही तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो भी तो एक तरह से व्याख्या ही करता है किसी भी टॉपिक के विषय में। वो जैसे जो भी छात्र क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जब आपका कुछ भी इस तरह का आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में इस तरह की संगोष्ठियाँ होती हैं तो वहाँ पर अगर मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं तो उनसे अगर छात्र प्रश्न पूछते हैं तो वो भी आपके प्रश्न का उत्तर भी व्याख्यान विधि से ही देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो भी उत्तर देते हैं उसको स्पष्टीकरण के माध्यम से ही
छात्रों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक तरह से शिक्षक भी तो वही कार्य करता है अपने छात्रों के साथ, कि वो अपने छात्रों को डिटेल से बताने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। और साथ ही यहाँ पर जो अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षक लेक्चर के माध्यम से समझाता है, लेक्चर के माध्यम से बताता है। तो दोस्तों आप देखेंगे जब भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो डिग्री कॉलेजों में ऐसे ही होता है कि लेक्चर जो होते हैं, लेक्चर में बहुत सारे छात्र एक साथ एक ही कक्षा में बैठ के लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो दोस्तों जब भी आप देखे होंगे, मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग का इंग्लिश का लेक्चर सर देते थे तो उस समय क्लास इतनी ज़्यादा फुल हो जाती थी कि जो भी छात्र बाद में आते थे उनको पीछे खड़ा होना पड़ता था। तो यही रीज़न था कि हर कोई टाइमली आ जाता था और जो थोड़ा सा भी लेट होते थे वो पीछे खड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो लेक्चर होता है, जो व्याख्यान विधि होता है, इसमें शिक्षक बहुत सारे छात्रों को एक साथ व्याख्यान विधि के माध्यम से समझा सकता है। तो दोस्तों ये आपके 6 पॉइंट हो गए जिसमें हमने व्याख्यान विधि के विषय में देखा, ये इसकी विशेषता थी। अब हम देख लेते हैं व्याख्यान विधि के दोष क्या हैं। यहाँ पे दोष में केवल 4 पॉइंट दिए हैं। व्याख्यान विधि के दोष देखते हैं। व्याख्यान विधि के दोष, इस विधि में निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1 पे हम देखें, इस विधि के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण पर अधिक जोर दिया जाता है और छात्रों की क्रियाशीलता की अवहेलना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका दोष क्या है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक है वो अपने प्रेजेंटेशन को देखता है, ना कि छात्रों की क्रियाशीलता को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो छात्रों की क्रियाशीलता होती है उसकी अवहेलना की जाती है। एक तरह से यहाँ पर छात्रों की कोई भी गतिविधि नहीं होती है। यहाँ पर छात्र केवल श्रोता के रूप में बैठा रहता है और यहाँ एक श्रोता के रूप में बैठा रहता है। यहाँ पर दूसरा हम देखें, छोटे बालकों की कक्षाओं में इस विधि का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में ही किया जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा दोष क्या है? पहला दोष हमने देखा कि यहाँ पे शिक्षक छात्रों की अवहेलना करता है, जहाँ पर छात्र जो है निष्क्रिय या क्रियाशील नहीं होते हैं। और दूसरे में हमने देखा कि ये जो विधि है इसमें कहीं ना कहीं छोटे बालकों की कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर छोटे बालकों की में ना ही तर्क शक्ति का विकास होता, ना ही उतनी विचार शक्ति होती है, ना ही उनकी क्षमता अधिक होती है, ना ही उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। और यहाँ पर हम देखें आपका नंबर 3 पॉइंट, इस विधि में शिक्षक का एकाधिकार रहता है और छात्रों की उपेक्षा की जाती है, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है होना चाहिए, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होता है ना वहाँ पर छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक का एकाधिकार होता है, यहाँ पर छात्र जो होते हैं वो श्रोता के रूप में होते हैं और इसलिए ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर नहीं है। तो अब आपका हो गया नंबर 4 पॉइंट। देखते हैं, इस विधि में शिक्षक के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि शिक्षक विषयांतर बातें अधिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी शिक्षक यहाँ पे व्याख्या विधि के माध्यम से कहीं ना कहीं विषय से हटकर भी बातें हो जाती हैं और साथ ही यहाँ पे जो शिक्षक का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या विधि के माध्यम से शिक्षक बहुत ही ज़्यादा डिटेल बताने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपने विषय से थोड़ा सा भटक जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो प्राप्ति करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभावना कम रहती है, ये कह सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका व्याख्यान विधि की विशेषताएं और व्याख्यान विधि के दोष के विषय में हमने देखा। तो आशा करती हूँ कि ये सारे डिस्कशन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से अपना मेहनत जारी रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान और अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।